अगर तुम एक बॉटल लो जिसका कि एक एंड ओपन हो और दूसरा एंड क्लोज्ड और इसकी ओपन एंड पे तुम हवा को ब्लो करो तो इस बॉटल के अंदर कुछ स्टैंडिंग वेव्स बनने वाली हैं। अब इन वेव्स की वेवलेंथ के बारे में पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक पाइप को लिया था जो कि दोनों ही एंड से ओपन थी और इसके अंदर हमने स्टैंडिंग वेव्स जनरेट की थी और हमने ये पता लगाया था कि इन स्टैंडिंग वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है। तो ये हो गई मेरी फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव, ये हो गई मेरी सेकेंड हार्मोनिक और ये थी मेरी थर्ड हार्मोनिक। ऐसे बहुत सारी स्टैंडिंग वेव्स बन रही होगी। हमने इन सारी वेव्स की वेवलेंथ को लिख दिया और फिर हमें दिखा एक कॉमन पैटर्न और उससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये फॉर्मूला। तो स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ट्यूब, इसकी वेवलेंथ ये बराबर होती है 2L, जहां पे L हो गई लेंथ ऑफ द ट्यूब, डिवाइड बाई N, जहां पे N कोई सी भी इंटीजर हो सकती है। अगर तुम N की वैल्यू 1 डालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी फंडामेंटल वेव की वेवलेंथ, और अगर N की वैल्यू तुम 2 डालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी सेकेंड हार्मोनिक की वेवलेंथ। ऐसे करते करते तुम किसी भी स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। अब अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार पिछला वीडियो देख के आओ, क्योंकि वहां पे हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी कि कैसे ये ग्राफ्स आते हैं। अब अगर तुमने देख रखा है तो अब चालू करते हैं। तो यहाँ मैं इससे हटा देता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बॉटल के बारे में जो कि एक एंड से ओपन हो और एक एंड से क्लोज्ड हो। तो ऐसा कुछ सिंपल डायग्राम होने वाला है। ये देखो, ये हो गया ओपन एंड और ये हो गया क्लोज्ड एंड। अब अगर मैं यहाँ पे हवा को ब्लो करूं तो इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर जो एयर है ना, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट होने वाली है। अब देखो, ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये जो ओपन एंड के पास जो पार्टिकल हैं, इनके पास तो बहुत ही जगह है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करने वाले हैं। लेकिन ये पार्टिकल जो कि क्लोज्ड एंड के पास है, इनके पास तो कोई जगह है ही नहीं ऑसिलेट करने की। जैसे ही ये ऑसिलेट करना चालू करेगा, ये इस क्लोज्ड एंड से टकरा जाने वाला है और अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा। तो यानी कि ये पार्टिकल्स ये बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होने वाले हैं। तो आओ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वर्सेस उनकी पोजीशन का ग्राफ। तो यानी कि अगर मैं उन पार्टिकल्स को लूं जिनकी पोजीशन यहाँ पे है, जिनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन इस ओपन एंड के पास में है, तो ये पार्टिकल तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होने वाले हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यानी कि यहाँ पे ग्राफ का एंटी नोड होने वाला है। तो यानी कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना दूंगा कहीं यहाँ पे, x = 0 पे पॉइंट आएगा यहाँ पे। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं ये तो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट आने वाला है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे होगा एक नोड, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट। अब अगर मैं सबसे पहली ग्राफ को बनाऊं, फंडामेंटल ग्राफ, तो मेरे पास कुछ ऐसी ग्राफ आने वाली है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली कुछ ऐसी ग्राफ। ये हो गई मेरी फंडामेंटल वेवलेंथ। अब आप पता करते हैं कि इस फंडामेंटल वेवलेंथ की कितनी वेव, कितनी पार्ट इस ट्यूब के अंदर है। अब इसके लिए मैंने साइड में एक ग्राफ बना रखा है, एक कंप्लीट वेव का ग्राफ। देखो, ये यहां से चालू हो रहा है, फिर ये इक्विलिब्रियम, फिर ये मिनिमम और फिर ये मैक्सिमम। तो ये हो गया कंप्लीट एक वेवलेंथ, पीक टू पीक डिस्टेंस। अब देखो, मेरी ये जो ग्राफ है ये चालू हो रही है मैक्सिमम से और ये जा रही है इक्विलिब्रियम तक। मैक्सिमम से यहाँ पे चालू हो रही है ये यहाँ पे, और ये जा रही है इक्विलिब्रियम तक, यहाँ तक। तो आप पता करते हैं कि ये कितना हिस्सा है एक कंप्लीट वेव का। तो यहां से यहां तक हो गई एक कंप्लीट वेवलेंथ। अब देखो, यहां से यहां तक ये हो जाएगी आधी वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ। तो फिर यहां से यहां तक ये हो जाएगी आधी का भी आधा, यानी कि 1/4 वेवलेंथ, 1/4 वेवलेंथ। यानी कि अगर मेरे पास ये ट्यूब की लंबाई है L मीटर्स, तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव का, फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव का 1/4 हिस्सा ही आ रहा है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं L = λ/4, और इससे मेरे पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, λ1 जो कि फंडामेंटल वेवलेंथ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाने वाला है 4 × L। अब इसे यहां पे लिख लेते हैं, λ1 = 4L, और ये है फंडामेंटल वेवलेंथ। देखो, तुम्हें याद होगा कि पिछले केस में जहां पे कि दोनों ही एंड्स ओपन थे, वहां उस केस में हमारे पास वेवलेंथ आ रही थी, फंडामेंटल वेवलेंथ आ रही थी 2L। तो यहां पे फंडामेंटल वेवलेंथ ये थोड़ी बड़ी आ रही है। अब आओ नेक्स्ट वेव की बात करते हैं। तो देखो, यहां इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए मेरे पास बस एक ही कंडीशन है, यहां ओपन एंड पे होना चाहिए एंटी नोड और यहां क्लोज एंड पे होना चाहिए नोड। अब इस वाली केस में, फंडामेंटल वेव की केस में, यहाँ पे बीच में कोई भी नोड नहीं था। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड वाली वेव बनाऊं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास बीच में एक नोड, ये यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे है नोड, और बीच में एक और नोड बन रहा है। अब आप पता लगाते हैं कि ये वेवलेंथ, ये कितना हिस्सा है एक कंप्लीट वेव का। तो ये हो गई एक कंप्लीट वेवलेंथ, और हमारी वेव ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से
और ये यहाँ तक जा रही है ऐसे मिनिमम, और फिर ये इक्विलिब्रियम पे आके रुक जा रही है। ये यहाँ मिनिमम और इक्विलिब्रियम पे आके रुक जा रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई 1/4 लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी हो गई 1/4 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी हो गई 1/4 लैम्डा, यानी कि ये टोटल दूरी ये हो जाएगी 3/4 लैम्डा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इस बार लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, और इससे आ जाएगा मेरे पास इस वेव की वेवलेंथ L के टर्म्स में। ये से मैं नीचे लिख लेता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों साइड अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये गायब, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 4/3 इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। यहाँ लिख देते हैं इसे, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव की। तो देखो इसके लिए यहाँ पे होगा एंटी नोड, यहाँ पे होगा नोड। अब इस बार होने वाला है बीच में 2 नोड्स, तो ऐसी कुछ होने वाली है नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव। अब देखो, अब पता लगाते हैं कि ये वेव ये कितनी वेवलेंथ है इस ट्यूब के अंदर। तो इस बार ग्रीन कलर का यूज करते हैं, और ये वेव मेरी यहाँ से चालू हो रही है, ये ऐसे यहाँ गई मिनिमम, फिर इक्विलिब्रियम, फिर ये मैक्सिमम, और फिर ये इक्विलिब्रियम ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो था एक कंप्लीट वेव, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा वेव का 1/4 हिस्सा, यानी कि लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, यानी कि 5 लैम्डा बाई 4। यानी कि इस ट्यूब में इस बार 5 लैम्डा बाई 4 वेव अंदर घुसी हुई है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इस बार L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, और इससे मेरे पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव। ये हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों साइड अगर मैं 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल, और 4/5 यहां पे आ जाएगा, 4/5 L। अब इसे यहां लिख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, इस स्टैंडिंग वेव का लैम्डा इज इक्वल टू 4/5 इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब यहाँ पे तुम्हें एक कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से पैटर्न निकालने की कोशिश करो इन सारे वेवलेंथ्स के बीच में। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। मैं लिख सकता हूं कि अगर एक स्टैंडिंग वेव बन रही है एक ओपन क्लोज्ड ट्यूब के अंदर, तो उसकी वेवलेंथ कुछ ऐसी होने वाली है, लैम्डा, ये लैम्डा इज इक्वल टू 4L, जो कि कॉमन है सब में, 4L डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई 1, यहाँ पे डिवाइड बाई 3, यहाँ पे डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई कुछ n, जहाँ पे n ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे n इवन नंबर नहीं हो सकता है, यानी कि इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 2 नहीं हो सकता है, ये 4 नहीं हो सकता है, केवल ऑड नंबर। अगर n की वैल्यू तुम 1 डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी फंडामेंटल वेवलेंथ, और अगर n की वैल्यू तुम 3 डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी थर्ड हार्मोनिक। देखो यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 2 नहीं डाला है, 2 और 4 स्किप कर रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पे कोई सेकेंड और फोर्थ हार्मोनिक नहीं होने वाली है, हमें डायरेक्टली मिलने वाली है थर्ड हार्मोनिक। अब इसे लिख लेते हैं, ये हो जाने वाली है, ओहो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक, और ये हो जाएगी, ये हो जाने वाली है फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि हम 4 को स्किप कर रहे हैं और n की वैल्यू 5 डाल रहे हैं, तो ये हो गई फिफ्थ हार्मोनिक। अब आओ इस फॉर्मूले से थोड़ा सा खेलते हैं। देखो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ ये डायरेक्टली डिपेंड करती है बॉटल की लंबाई पे। अगर तुम एक लंबी बॉटल लोगे तो तुम्हें ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव सुनाई देने वाली है। तो बड़ी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव ये कैसे सुनाई देती है यार? तो देखो मुझे पता है कि वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा इंटू वेव फ्रीक्वेंसी f। अब यहाँ पे हम लेंथ को अगर बड़ा कर दें तो वेवलेंथ बड़ी हो जाने वाली है, यानी कि बड़ी वेवलेंथ की साउंड हमें सुनाई देने वाली है। अब क्या इसके कारण वेलोसिटी में चेंज आने वाला है वेव की वेलोसिटी में? तो देखो वेव की वेलोसिटी ये मुझे पता है केवल डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम का अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो, या फिर उसकी डेंसिटी चेंज कर दो, या फिर उसकी रिजिडिटी चेंज कर दो, तभी जाके वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये वेवलेंथ बढ़ने या घटने से वेव की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आने वाला यार, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी इसे कम होना पड़ेगा, इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर लेंथ बढ़े तो वेवलेंथ बढ़नी चाहिए, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। यानी कि अब हमें कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एक लो पिच की साउंड सुनाई देगी। वैसे तुम इसे खुद भी चेक कर सकते हो घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके। एक बॉटल लेना और उसमें पानी भर देना, पर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देना, कुछ इतनी खाली जगह।
अब इस बॉटल के ऊपर अगर तुम हवा को ब्लो करोगे ना, तो इस बॉटल से एक लाउड साउंड सुनाई देने वाली है, क्योंकि इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही होगी। तो इस स्टैंडिंग वेव को कुछ इतनी जगह मिलेगी जनरेट होने के लिए। ये हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्यूब इस स्टैंडिंग वेव के लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होने वाली है स्टैंडिंग वेव की। अब थोड़ी सी पानी को तुम खत्म कर देना यहाँ तक। तो इस बार जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी उसके लिए लेंथ ऑफ ट्यूब ये इतनी बड़ी हो जाने वाली है। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब बड़ी हो गई, तो इसलिए वेव लेंथ जो तुम्हें अब सुनाई देगा ये भी बड़ा सुनाई देने वाला है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी अब साउंड की ये कम होने वाली है। इस बार जो तुम्हें आवाज सुनाई देगी ये लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच की साउंड होगी। अब वैसे ही तुम अगर थोड़ा सा पानी को और खत्म कर दो, तो यानी कि अब लेंथ ऑफ ट्यूब ये और भी बड़ी हो गई है, कुछ इतनी हो गई है। यानी कि वेवलेंथ अब तुम्हें और बड़ा सुनाई देगा और कम फ्रीक्वेंसी की साउंड तुम्हें सुनाई देने वाली है इस बार। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर तुम एक बॉटल लो जिसका एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज, तो इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी ना, इन्हें बनाने के लिए केवल एक ही क्राइटेरिया है। जो ओपन एंड है वहां पे होनी चाहिए एंटी नोड, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऑसिलेट करेंगे। और जो क्लोज्ड एंड है यहाँ पे होनी चाहिए नोड या फिर नो डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होने वाले हैं। अब इन सारी वेवलेंथ्स को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/n, जहाँ पे n की वैल्यू ये केवल ऑड नंबर ही हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो हमें मिल जाएगी फंडामेंटल वेवलेंथ, और अगर n की वैल्यू 3 हुई तो हमें मिल जाएगी थर्ड हार्मोनिक, और अगर n की वैल्यू 5 हुई तो हमें मिल जाएगी फिफ्थ हार्मोनिक।